पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है मुतहर्रिक के लिहाज से जो है हरकत की किस्में देखी थी। मुतहर्रिक के लिहाज से हरकत की जो है दो किस्में होती थी, एक होता है ज़ाती और दूसरा होता है अर्जी। ज़ाती में बताया था कि जिसमें हरकत करने वाला जो है वो खुद हरकत करता है। जैसे आप पैदल चल करके कहीं जाते हैं तो आप जो है हरकत करने वाले हैं, खुद आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये जो हो गया आपकी ज़ाती हरकत हो गई। फिर इसी तरीके से अर्जी हरकत है, जब इंसान जो है किसी दूसरी सवारी वगैरह पर चल के जाता है जिसमें वो खुद हरकत नहीं करता बल्कि सवारी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो भी हरकत में शामिल है। क्योंकि जो ये जो है पोजीशन चेंज हो रहा है, इंसान की कंडीशन चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसकी जो पहली हालत है वो नहीं रही, दूसरी हालत आ गई, नई हालत आ गई, तो उसको अर्जी कहते हैं। अब यहाँ दूसरा टॉपिक है मुहर्रिक के लिहाज से हरकत की किस्में। तो मुहर्रिक के लिहाज से हरकत की, अब मुहर्रिक के लिहाज से हरकत ज़ाती की जो है फिर तीन किस्में होती हैं। मुहर्रिक के लिहाज से, मुहर्रिक के एतबार से हरकत ज़ाती की, मुहर्रिक के एतबार से हरकत ज़ाती की तीन किस्में हैं। मुहर्रिक के एतबार से हरकत ज़ाती की तीन किस्में। पहली किस्म हो गया आपके कसरी, कसरी। दूसरी किस्म हो गया आपके तबई, और तीसरी किस्म हो गया आपके इरादी। तो ये जो है मुहर्रिक के एतबार से हरकत ज़ाती की तीन किस्में हो गई। पहली हो गया आपके ये कसरी। कसरी किसको कहते हैं? कसरी को जबरी भी कहा जाता है, मतलब जबरदस्ती किसी चीज को हरकत देने को जो है वो हरकत कसरी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पत्थर को यहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दिया, या पेन को हम ऊपर अगर फेंकेंगे तो पेन की जो हरकत अभी होगी वो जबरी होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है फोर्स दिया, हमने इसके अंदर जो है आपके ताकत दिया, जिसकी वजह से ये पेन यहाँ से आगे गिरा। तो ये जो है आपके क्या हो गई? हरकत कसरी हो गई। दूसरा हो गया हरकत तबई। तबई में जो है जो खुद ब खुद फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जो हरकत होती है उसको हम हरकत तबई कहते हैं। और तीसरी जो हरकत है ये हो गया हरकत इरादी। हरकत इरादी का मतलब ये हुआ कि इरादे के साथ जब कोई हरकत होती है, जैसे हम चल रहे हैं तो हम इरादे के साथ अगर हम चल रहे हैं, पैदल चलना ये इरादे के साथ हो गया, तो इसको हरकत इरादी कहते हैं। अब इसका सबका फिर जो है डिटेल कि हरकत कसरी क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल है, हरकत तबई क्या है, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसी तरह से हरकत इरादी क्या है, इसका क्या एग्जाम्पल है, इन सबको जो है अलग अलग हम लेते हैं। हरकत कसरी, हरकत कसरी, इसको नोट करते जाइए आप लोग। हरकत कसरी, मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है, मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है, मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है और मुतहर्रिक अपनी कुव्वत का और मुतहर्रिक
अपनी और मुतहर्रिक अपनी कुव्वत का एक असर छोड़ देता है। मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है और मुतहर्रिक अपनी कुव्वत का एक असर छोड़ देता है, जिसकी वजह से मुतहर्रिक हरकत करता रहता है। जिसकी वजह से मुतहर्रिक हरकत करता रहता है, ऐसी हरकत को कसरी ऐसी हरकत को कसरी या जबरी ऐसी हरकत को कसरी या जबरी या जबरदस्ती की हरकत कहते हैं। जबरदस्ती की हरकत कहते हैं। तो क्या है, मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है और मुतहर्रिक अपनी कुव्वत का एक असर छोड़ देता है, जिसकी वजह से मुतहर्रिक हरकत करता रहता है, ऐसी हरकत को हरकत कसरी कहते हैं। ऐसी हरकत को हरकत कसरी या जबरी या जबरदस्ती की हरकत कहते हैं। मतलब यह है कि जब मुहर्रिक जो होगा क्या होगा, मुतहर्रिक से बाहर होगा और मुतहर्रिक की कुव्वत का असर जब उसके ऊपर होगा, जिसकी वजह से वो हरकत करता रहता है। जैसे पत्थर को उठा के फेंकना, तो पत्थर में क्या होगा, कुव्वत का असर है। तो जब तक पत्थर में कुव्वत का असर रहता है, वो पत्थर जो है अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक हरकत देने वालों की कुव्वत का असर उस पत्थर पर रहता है, पत्थर जो है ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे ही वो जो है वो कुव्वत खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, पत्थर फिर नीचे आता है। अब इसी में दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा, हरकत कसरी का भी और हरकत तबई का भी। जैसे ही आपने पत्थर फेंका, पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो हरकत होगी ये हरकत कसरी होगी। हरकत कसरी होगी या हरकत जबरी होगी या जबरदस्ती की हरकत कहते हैं, जो किसी की दूसरे की फोर्स की वजह से हरकत हो रही हो। अब जब फिर पत्थर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, वो अपने आप नेचुरली जमीन पे आता है। उसमें किसी की कोई कुव्वत नहीं हो शामिल होती है। हरकत देने वाले की कुव्वत जब पत्थर ऊपर से जमीन पर आता है, तो उसकी किसी की भी जो है कोई कुव्वत शामिल नहीं होती है। तो वो जो हरकत होगी जिसमें किसी दूसरे की कुव्वत शामिल नहीं होती है, नेचुरली जो है क्या होगा, तबाई तौर पर जो है पत्थर ऊपर से नीचे जमीन की तरफ आता है, तो उस हरकत को हम हरकत तबई कहते हैं। इसी के एग्जाम्पल में कहते हैं, जैसे तुम कोई ईंट या पत्थर, मसलन तुम कोई ईंट या पत्थर तुम कोई ईंट या पत्थर ऊपर को फेंको, ईंट या पत्थर ऊपर को फेंको, तो पत्थर में हरकत पैदा करने वाला तो पत्थर में हरकत पैदा करने वाला तो पत्थर में हरकत पैदा करने वाला
तुम्हारे हाथ की कुव्वत का वो असर होगा तुम्हारे हाथ के कुव्वत का तुम्हारे हाथ के कुव्वत का वो असर होगा जो मुतहर्रिक के अंदर होता है। जो मुतहर्रिक के अंदर होता है। जब तुम्हारी कुव्वत का असर खत्म हो जाएगा जब तुम्हारी कुव्वत का असर खत्म हो जाएगा जब तुम्हारी कुव्वत का असर खत्म हो जाएगा हरकत कसरी भी खत्म हो जाएगी। हरकत कसरी भी खत्म हो जाएगी। वही चीज है जो मैंने पहले आपको बताया कि मुहर्रिक अगर मुतहर्रिक से बाहर है और मुतहर्रिक अपनी कुव्वत का एक असर छोड़ देता है जिसकी वजह से मुतहर्रिक हरकत करता रहता है, ऐसी हरकत को कसरी या जबरी या जबरदस्ती की हरकत कहते हैं। मसलन तुम कोई ईंट या पत्थर ऊपर को फेंको तो पत्थर में हरकत पैदा करने वाला तुम्हारे हाथ की कुव्वत का वो असर होगा जो मुतहर्रिक के अंदर होता है। जब तुम्हारी कुव्वत का असर खत्म हो जाएगा तो हरकत कसरी भी खत्म हो जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ईंट पत्थर। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, फुटबॉल वगैरह लेते हैं तो फुटबॉल हम लोग पैर से मारते हैं तो क्या होता है कि जितनी कुव्वत से हम लोग जो है किक करते हैं फुटबॉल को उतना दूर फुटबॉल आगे जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी जो कुव्वत फुटबॉल के अंदर है जिसकी वजह से फुटबॉल आगे बढ़ा तो वो जो हरकत होती है वो क्या कहलाती है, हरकत कसरी या हरकत जबरी या जबरदस्ती की हरकत कहते हैं। फिर उसके बाद जब हरकत खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये फुटबॉल जो है अपने आप जमीन पे आ जाएगा। जब अपने आप जमीन पे आएगा तो उसी को हम हरकत इरादी भी कहते हैं। सर महरुक क्या है? दूसरा है हरकत तबई। हरकत तबई जैसा कि बताया था कि इसमें जो मुहर्रिक है उसकी हरकत नहीं होती है, यानी किसी दूसरे की कुव्वत के बगैर इसमें हरकत होती है, अपने आप होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फुटबॉल को आपने मारा तो जब तक वो कुव्वत की वजह से वो हरकत करता है वो जो है हरकत कसरी हुआ। उसके बाद खुद ब खुद जब वो जमीन पे आएगा, नीचे गिरेगा तो उसमें जो है किसी की दूसरे की कुव्वत का असर से नहीं गिरता है बल्कि तबई तौर पर नेचुरली ये खुद ब खुद गिर जाता है। तो ऐसी हरकत को हम हरकत तबई कहते हैं। इसी को है अगर मुहर्रिक मुतहर्रिक के अंदर ही हो, अगर मुहर्रिक मुतहर्रिक के अंदर ही हो, अगर मुहर्रिक मुतहर्रिक के अंदर ही हो और बेशऊर हो,
اگر محرک متحرک کے اندر ہی ہو اور بے شعور ہو، اختیار اور ارادہ سے حرکت نہ دے رہا ہو۔ اختیار اور ارادہ سے حرکت نہ دے رہا ہو۔ اگر محرک متحرک متحرک کے اندر ہی ہو اور بے شعور ہو، اختیار اور ارادہ سے حرکت نہ دے رہا ہو، تو ایسی حرکت کو حرکت طبعی کہتے ہیں۔ تو ایسی حرکت کو حرکت طبعی کہتے ہیں۔ جیسے پتھر کا تمہارے ہاتھ کی قوت سے تمہارے پتھر کا تمہارے ہاتھ کی قوت سے اوپر کو جانا تو حرکت قصری ہے۔ جیسے پتھر کا تمہارے ہاتھ کی قوت سے اوپر کو جانا تو حرکت قصری ہے۔ پھر حرکت قصری کے ختم ہونے کے بعد حرکت قصری کے ختم ہونے کے بعد پتھر کا نیچے آنا حرکت طبعی ہے۔ وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ پتھر کو جب ہم اوپر کی طرف پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری قوت کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ اوپر کی طرف جانے کے بعد جب قوت کا اثر ختم ہو جائے گا تو حرکت قصری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پتھر جب نیچے آتا ہے تو اس کے اندر کوئی دوسری قسم کی کوئی بھی قوت موجود نہیں ہوتی ہے۔ فلسفہ کے اعتبار سے کوئی بھی قوت موجود نہیں ہوتی ہے، تو اس قوت وہ جو حرکت ہوگی اس میں دوسرے کا کوئی فورس یا دوسرے کی کوئی قوت نہیں لگتی ہے، اس کو ایسی حرکت کو ہم حرکت طبعی کہتے ہیں۔ آگے بھی ہے، جیسے نیچے کو پھینکنے والی کوئی بیرونی طاقت نہیں، نیچے کو پھینکنے والی کوئی بیرونی طاقت نہیں، خود پتھر کے اندر نہیں بلکہ خود پتھر کے اندر میلان اور کشش ہے۔ خود پتھر کے اندر میلان اور کشش ہے، جو پتھر کو نیچے
लाता है, जो पत्थर को नीचे लाता है ये मैलान या कशिश। ये मैलान या कशिश बेशऊर है, बेशऊर है, बेख्तियार है, बेशऊर है, बेख्तियार है, बेइरादा है। अब हरकत तबई क्या है? अगर मुहर्रिक, तो फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर मुहर्रिक मुतहर्रिक के अंदर ही हो और बेशऊर हो, इख्तियार और इरादा से हरकत ना दे रहा हो, तो ऐसी हरकत को हरकत तबई कहते हैं। जैसे पत्थर का तुम्हारे हाथ की कुव्वत से ऊपर को जाना तो हरकत कसरी है, फिर हरकत कसरी के खत्म होने के बाद पत्थर का नीचे आना हरकत तबई है। नीचे को फेंकने वाली कोई बैरूनी ताकत नहीं, बल्कि खुद पत्थर के अंदर मैलान और कशिश है। जो पत्थर को नीचे लाता है ये मैलान और कशिश बेशऊर है, बेख्तियार है, बेइरादा। मतलब यह है कि जब पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसमें पत्थर का न कोई इख्तियार है कि वो अपने आप को ऊपर ही की तरफ रोक ले, न पत्थर का कोई इरादा है कि वो नीचे नहीं नीचे इरादे के साथ आता है, न उसके अंदर कोई शऊर होता है, बल्कि नेचुरली हरकत है, वो किधर भी गिर जाता है। अगर शऊर होता तो किसी इंसान पर नहीं गिरता, किसी चीज पर नहीं गिरता, खाली जगह पर गिरता। इसलिए कहा जाता है कि बेशऊर है, बेख्तियार है, बेइरादा है। जब तक उसके अंदर हरकत कसरी मौजूद रहेगा उसके अंदर तो शऊर रहेगा, इख्तियार भी रहेगा कि जिस सिमत में मुहर्रिक ने जो है फेंका है उसी सिमत में जाएगा। जितनी कुव्वत के साथ फेंका है उतनी कुव्वत से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही हरकत कसरी खत्म हो जाएगी फिर हरकत तबई शुरू होती है, और हरकत तबई जो होती है ये बेशऊर होती है, बेख्तियार होती है और बेइरादा होती है। वो अपने आप जो है नीचे आ जाती है। तो ऐसी हरकत को हम हरकत तबई कहते हैं। नेक्स्ट है हरकत इरादी। हरकत इरादी नेक्स्ट है आपके हरकत इरादी। अगर मुतहर्रिक के अंदर अगर मुतहर्रिक के अंदर कोई बाशऊर बाइरादा बाइरादा हरकत देने वाला हो, अगर मुतहर्रिक के अंदर कोई बाशऊर बाइरादा हरकत देने वाला हो तो उस हरकत को इरादी हरकत कहा जाता है। तो उस हरकत को इरादी हरकत कहा जाता है। अगर मुतहर्रिक के अंदर कोई बाशऊर
बाइरादा हरकत देने वाला हो तो उस हरकत को इरादी हरकत कहा जाता है। जैसे इरादा के साथ हाथ पांव से काम लेना, मसलन इरादा के साथ हाथ पांव से काम लेना। इरादा के साथ हाथ पांव से काम लेना, सोचना, गौर करना, सोचना, गौर करना, सोचना, गौर करना, इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करना, इरादा के साथ हाथ पांव से काम लेना, सोचना, गौर करना, इल्म हासिल करना, जाना आना, जाना आना, पढ़ना लिखना, जाना आना, पढ़ना लिखना, ये उन जैसे दूसरे अमल उन जैसे दूसरे अमल हरकत इरादी की मिसाल है। क्या है हरकत इरादी? जब मतलब कोई भी हम इरादा के साथ कोई हरकत करें, जब हम इरादा के साथ कोई हरकत करेंगे तो क्या होगा, इसमें इख्तियार भी शामिल होगा, इसमें शऊर भी होगा, बाशऊर होगा। जैसे हम चल रहे हैं तो हमको इख्तियार है, हम चाहे चलें या न चलें, हम इख्तियार के साथ चल रहे हैं। और शऊर भी, ऐसा नहीं कि किसी सिंध चले जाए, जितना चलना चाहिए उतना चलें, जितना नहीं चलना चाहिए उतना नहीं चलें। तो ये जो है हरकत होगी जिसमें इरादा होगा और शऊर होगा, ऐसी हरकत को हम हरकत इरादी कहते हैं। अब इसमें सिर्फ चलना फिरना नहीं है, कोई भी चीज सोचना, पढ़ना, लिखना जो इरादे के साथ हो, वो चूंकि फलसफा की जबान में हरकत जो है सिर्फ मूवमेंट ही नहीं होता है, बल्कि सोचने को भी हरकत कहते हैं, गौर व फिक्र करने को भी हरकत कहते हैं, इल्म हासिल करने को भी हरकत कहते हैं फलसफा की जबान में। और उसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज इरादे के साथ करें, आपके इख्तियार में हो वो चीज, इरादे के साथ करें और शऊर भी हो साथ में कि जो चीज हम हासिल कर रहे हैं या जो चीज हम कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, तो ऐसी हरकत को हम हरकत इरादी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मसलन इरादा के साथ हाथ पांव से काम लेना, हाथ पर से ये पेन में पकड़े हुआ हूं, ये पेन में पकड़े हुआ हूं, ये मैंने इरादा के साथ ये पेन को पकड़ा है, तो ये जो मेरी हरकत होगी, हरकतें, ये जो मेरी हाथ की जो हरकत है, जो हाथ से मैं काम ले रहा हूं, ये हरकत इरादी हो गई। इसी तरीके से सोचना, गौर व फिक्र करना, ये भी हरकत में शामिल है। इसी तरह से इल्म हासिल करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ये भी हरकत इरादी में शामिल है। इसी तरीके से जाना आना, पढ़ना लिखना या इन जैसे दूसरे अमल जो है हरकत इरादी में शामिल है। कहने का मतलब यह है कि हरकत इरादी वो हरकत है जिसमें इख्तियार हो, इरादा हो और शऊर हो, ऐसी हरकत को हम हरकत इरादी कहते हैं। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि मुहर्रिक के लिहाज से हरकत की 3 किस्में हो गई। पहली किस्म हो गई आपको हरकत कसरी, उसको हरकत जबरी भी कहा जाता है या हरकत आपके जबरदस्ती भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि किसी चीज के अंदर कुव्वत के साथ उसमें मूवमेंट पैदा किया जाता है, उसमें तहरीक दी जाती है और कुव्वत का जब तक उस पर असर होता है हरकत जारी रहती है।
جیسے ہی قوت کا اثر ختم ہو جائے گا یہ حرکت ختم ہو جائے گی، ایسی حرکت کو ہم حرکت قصری یا حرکت جبری کہتے ہیں۔ دوسری حرکت ہو گئی حرکت طبعی۔ حرکت طبعی میں کیا ہوگا، یعنی قوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی قوت اس پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بے ارادہ ہوتی ہے، حرکت بے اختیار ہوتی ہے، بے شعور ہوتی ہے، جس میں نہ ارادہ ہو حرکت کرنے کا، جس میں نہ کوئی اختیار ہے اور جس میں نہ کوئی شعور ہے، ایسی حرکت کو ہم حرکت طبعی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے بھی بتایا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک پتھر ہم نے اوپر کی طرف پھینکا تو پتھر میں جب تک قوت باقی رہتی ہے، ہمارے ہاتھ کی قوت جتنی اس پتھر کے اندر رہتی ہے، وہ پتھر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو جیسے پتھر ہمارے ہاتھ سے چھوٹا اور اوپر تک گیا تو اس درمیان جو حرکت ہوگی اس کو ہم حرکت قصری یا حرکت جبری یا حرکت زبردستی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ حرکت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی قوت ختم ہو جاتی ہے حرکت قصری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب پتھر نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ جو حرکت ہوگی حرکت طبعی ہوگی، اس میں پتھر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر جو محرک ہوتا ہے اس کے اندر خود بخود موجود ہوتا ہے، وہ اپنے آپ اس کو نیچے لے آتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی شعور ہوتا ہے، کسی خاص جگہ پر نہیں گرتا، بلکہ جہاں اس کو محرک لے جائے گا وہاں اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ تو حرکت طبعی میں کیا ہوگا، کوئی قوت جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتی ہے، اور وہ جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت کیا کہتے ہیں، بے ارادہ ہوتی ہے، بے اختیار ہوتی ہے اور بے شعور ہوتی ہے۔ اور تیسری جو حرکت ہے آپ کے حرکت ارادی، جس میں کیا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے اور اختیار ہوتا ہے، با ارادہ ہوتا ہے، حرکت دینے والا جو ہے کیا ہے، باشعور ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے، اور ایسی حرکت کو ہم حرکت ارادی کہتے ہیں۔ جیسے ہاتھ پاؤں سے کام لینا، یا جو ہے علم حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا سمجھنا، یہ ساری حرکت جو ہے آپ کے حرکت ارادی کے اندر آتی ہے۔ محرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے؟ اور متحرک؟ اب موٹے طور پر پھر فلسفہ نے حرکت کی 4 قسمیں بیان کی، یہ تو ایسے ہو گیا، اور ایسے جو ہے حرکت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہو گیا حرکت عینی، حرکت عینی۔ دوسرا ہو گیا حرکت وضعی۔ تیسرا ہو گیا حرکت کیفی۔ اور چوتھا ہو گیا آپ کے حرکت کمی۔ کیا 4 قسمیں بیان کیا ہے؟ پہلی ہو گیا آپ کے حرکت عینی، دوسری ہو گیا حرکت وضعی، تیسری ہو گیا حرکت کیفی، اور چوتھی ہو گیا حرکت کمی۔ یہاں پہ تشدید ہے، حرکت کمی۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ پھر اب ہم سب کو الگ الگ لیتے ہیں۔ پہلا ہو گیا آپ کو حرکت عینی۔ حرکت عینی یعنی انتقال مکانی۔
یعنی انتقال مکانی، جسم کا ایک مکان سے جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہونا۔ حرکت عینی یعنی انتقال مکانی، جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہونا۔ شریانوں اور وریدوں کے اندر شریانوں اور وریدوں کے اندر خون کے چکر شریانوں اور وریدوں کے اندر خون کے چکر اور گردش کو اس کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ حرکت عینی کہتے ہیں یعنی انتقال مکانی، جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہونا۔ شریانوں اور وریدوں کے اندر خون کے چکر اور گردش کو اس کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ جب حرکت کرے گا تو ایسی حرکت کو ہم حرکت عینی کہتے ہیں، جس میں جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے۔ دوسرا ہو گیا آپ کے حرکت وضعی۔ حرکت وضعی حرکت وضعی یعنی جسم طبعی کا اپنی جگہ رہ کر اس طرح حرکت کرنا کہ جسم طبعی کا اپنی جگہ رہ کر اس طرح حرکت کرنا کہ جسم کے تمام اجزاء کی مکانی نسبت بدلتی جائے۔ جسم کے تمام اجزاء کی مکانی نسبت بدلتی جائے، لیکن مجموعے اجزاء یعنی پورا جسم نہ بدلے۔ مثلا پنکھے کی حرکت
इसमें जो है क्या होता है, हरकत वज़ई में जिस्म के जो है अज्जा की तो नकलो हरकत होती है। जो हाथ पांव, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं और मेरा हाथ पांव हिल रहा है, लेकिन मैं अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा हूं, तो ये जो हरकत हो गई ये हरकत वज़ई हो गई, जिसमें जिस्म के अज्जा तो हरकत कर रहे हैं लेकिन पूरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम इस तरह से पूरा जिस्म लेकर हरकत करेंगे तो ये हरकत आईनी होगी, जिसमें पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। और वो हरकत जिसमें पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है बल्कि सिर्फ जिस्म के अज्जा हरकत करते हैं, ऐसी हरकत को हम हरकत वज़ई कहते हैं। अब तीसरी हरकत हो गया हरकत कैफी। यानी जिसमें तबी के रंग या शक्ल, यानी जिसमें तबई के रंग यानी जिसमें तबई के रंग या शक्ल या बू या किसी और हालत का यानी जिसमें तबई के रंग या शक्ल या बू या किसी और हालत का आहिस्ता आहिस्ता बदलना। आहिस्ता आहिस्ता बदलना गर्म पानी का सर्द, गर्म पानी का सर्द या सर्द पानी का गर्म होना। या सर्द पानी का गर्म होना मतलब वो कंडीशन जिसमें जिस्म हर की कैफियत बदल जाती है। जैसे कभी गर्म है तो ठंडा हो जाए, ठंडा है तो गर्म हो जाए, उसका शक्ल चेंज हो जाए, उसका रंग तब्दील हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसी हरकत को हम हरकत कैफी कहते हैं, जिसमें कैफियत में तब्दीली आती है। एंड लास्ट है हरकत कमी। हरकत कमी हरकत यानी किसी मिकदार का धीरे धीरे बड़ा या छोटा होना। यानी किसी मिकदार का धीरे धीरे बड़ा या छोटा होना। यानी किसी मिकदार का धीरे धीरे बड़ा या छोटा होना, लंबाई चौड़ाई गहराई घटना या बढ़ना। लंबाई चौड़ाई गहराई घटना या बढ़ना। वगैरह। यानी वो हरकत जिसमें जिस्म की जो मिकदार है वो धीरे धीरे घटती या बढ़ती है, चाहे वो लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, गहराई में हो, मोटा में हो, पतला में हो, किसी भी जिसमें जिसमें जिस्म की मिकदार जो है वो धीरे धीरे घटती है या बढ़ती है, तो ऐसी हरकत को हम हरकत कमी कहते हैं। आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले कल जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम ये करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा भाई, एनाटॉमी की क्लास हुई थी क्या? नहीं भाई, कहाँ? एक भी नहीं।